नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र सरकार ने कहा, देश में एक दिन में कोविड संक्रमितों की सबसे अधिक संख्या दर्ज होने के बाद अब दैनिक संख्या में 91% तक की कमी आई। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.9% हुई। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लॉकडाउन प्रतिबंधों में सावधानीपूर्वक राहत देने को कहा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य में कोरोना संक्रमण दर 11% से अधिक होने पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जुलाई से नवंबर तक 5 महीने के लिए बढ़ाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विश्व में गरीबी, भुखमरी और बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में कोरोना से असर पड़ा। इटली में G20 देशों के विदेश और विकास मंत्रियों को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2020 विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमारात और ओमान में 17 अक्टूबर से कराने का फैसला किया। यूरो कप फुटबॉल में इंग्लैंड ने जर्मनी को और यूक्रेन ने स्वीडन को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में रॉजर फेडरर, एंडी मरे और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव दूसरे दौर में पहुंचे। समाचार प्रभात में निखिल कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। सरकारी केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में दैनिक कोविड संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और स्वस्थ होने की दर बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल शाम नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि एक दिन में संक्रमितों की सबसे अधिक संख्या दर्ज होने के बाद अब दैनिक नए मरीजों की संख्या में लगभग 91% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि कल केवल 37,566 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटे का डेटा लें तो पाते हैं कि मात्र 37,566 केसेस देश में रिपोर्ट हुए हैं। जो रिपोर्टेड पीक थी देश में, उससे 91% केसेस में हमने डिक्लाइन नोट किया है और हमने पिछले एक हफ्ते में 17% डिक्रीज इन एवरेज डेली न्यू केसेस रिपोर्टेड देखा है। श्री अग्रवाल ने बताया कि 4 मई तक देश में 531 ऐसे जिले थे जहां प्रतिदिन 100 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे थे। अब ऐसे जिलों की संख्या घटकर 111 रह गई है। उन्होंने बताया कि देश में 10 मई तक संक्रमण के 37 लाख से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा था, लेकिन इसके बाद से उपचाराधीन मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। ये संख्या अब 85% तक कम होकर 5,52,000 रह गई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि 3 मई को स्वस्थ होने की दर 81.8% थी, जो अब बढ़कर 96.9% पर पहुंच गई है। जहां 3 मई के समय पर देश में ओवरऑल रिकवरी परसेंटेज 81.8% थी, 20 जून को वह 96.3% थी और अब वह बढ़ते बढ़ते 96.9% हो चुकी है। एक्टिव केसेस में भी एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस हम लोगों ने नोट की है। 10 मई को देश में 37 लाख से अधिक एक्टिव केसेस थे, वह अब घटकर 5.5 लाख के करीब एक्टिव केसेस रह गए हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में देश में 565 ऐसे जिले हैं जहां कोविड संक्रमण की दर 5% से भी कम है। उन्होंने कहा कि कल शाम तक देश में 33 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। संयुक्त सचिव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1 मई से 24 जून तक 9 करोड़ 72 लाख टीके लगाए गए। ये कुल टीकाकरण का 56% है। वहीं शहरी क्षेत्रों में 7 करोड़ 68 लाख लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। ये कुल टीकाकरण का 44% है।
हमने 33 करोड़ का आंकड़ा भी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डोजेज उसको क्रॉस कर लिया है। पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज उनको 19.57 करोड़ डोजेज फर्स्ट एंड सेकेंड डोज मिलाकर, पीपल अबव 18 टू 44 ईयर्स ऑल्सो जिनको 9.1 करोड़ डोजेज फर्स्ट एंड सेकेंड डोज मिलाकर दी जा चुकी हैं। देश में अब तक टोटल फर्स्ट डोजेज की कवरेज 27.27 करोड़ है और सेकेंड डोज में भी 5.84 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि भारत विश्व में सर्वाधिक संख्या में टीके लगाने के मामले में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में 193 दिनों में 32 करोड़ टीके लगाए गए, जबकि भारत में इतने ही टीके केवल 163 दिन में लगाए गए। नीति आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय कोविड कार्यबल के प्रमुख डॉ वीके पॉल ने कहा कि मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन को सीमित आपात उपयोग की अनुमति दी गई है। डॉ पॉल ने कहा कि मॉडर्ना की भारत में सहायक कंपनी सिप्ला के माध्यम से प्राप्त आवेदन को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे देश में वैक्सीन की उपलब्धता और बढ़ेगी। देश में पहले से ही 3 वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी उपलब्ध हैं। There must be other formalities that they have to follow, but a very important licensure has been now given. So now there are 4 vaccines with such licensure: Covaxin, Covishield, Sputnik and Moderna. So our vaccine basket is now richer by this addition. We have informed our efforts to invite and to have other internationally developed vaccines, specifically Pfizer and J&J, also continue. Those processes are on, and also we are looking forward to increase production and availability of our own vaccines. कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा कि देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मरीज मिले हैं। 51 आइसोलेट्स हैं और ये 12 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू, कर्नाटका एंड हरियाणा। अलग अलग नंबर्स हैं। जो हमारी सर्वेलेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से जागरूक है। अभी तक इसमें हमारे पास साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है कि ये किसी को डेल्टा के ऊपर ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ाता है या सिवियरिटी ऑफ डिजीज बढ़ाता है या कि हमारे वैक्सीन को काम करता है। ऐसा कोई अभी तक साइंटिफिक एविडेंस हमने नहीं पाया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड प्रबंधन के कार्यक्रमों को त्वरित रूप से लागू करें। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भेजे पत्र में अपील की है कि वे कोविड प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कल जारी परामर्श के अनुसार जिला और अन्य प्राधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश जारी करें। गृह सचिव ने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद प्रतिबंधों में छूट देनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि छूट देने की प्रक्रिया का निर्धारण सावधानीपूर्वक किया जाना आवश्यक है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संक्रमण दर और अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता की नियमित रूप से निगरानी करने को कहा है। मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए जांच, पहचान और उपचार सहित टीकाकरण तथा कोविड मानकों के पालन की 5 सूत्री रणनीति पर लगातार ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया है। केरल में कोविड संक्रमण में थोड़ी वृद्धि हुई है। कल 13,550 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस समय संक्रमण की दर 11% है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रतिबंध उन क्षेत्रों में जारी रहेंगे जहां संक्रमण में वृद्धि जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य के लोगों को कोविड के प्रति अत्यधिक सावधान रहना होगा ताकि वे तीसरी लहर की आहट को सुन सकें। मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक संख्या में कोविड जांच और संक्रमितों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रत्येक मरीज की तुरंत पहचान कर उसका उपचार किया जा सके। मुख्यमंत्री राज्य में कोरोना महामारी और टीकाकरण कार्य की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। एक रिपोर्ट। प्रदेश कोरोना संक्रमण के मामले में देश में 32वें स्थान पर है। वहीं टीकाकरण के मामले में राज्य का देश में 4था स्थान है। अब तक प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं। इनमें से पहली खुराक 1 करोड़ 80 लाख व्यक्तियों को और 20 लाख से अधिक व्यक्तियों को दूसरी खुराक दी गई है। राज्य में कल 38 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 86 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.05% है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
दिल्ली में कल 101 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली में इस समय 1,531 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में कल 2,04,711 लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इसके साथ ही राजधानी में अब तक 75,50,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत कोविड टीकाकरण के मामले में काफी आगे बढ़ चुका है। ओडिशा में देवगढ़ जिले में कल 100 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल के उद्घाटन समारोह में श्री प्रधान ने कहा कि कोविड महामारी की संभावित लहर को देखते हुए राज्य में स्थायी स्वास्थ्य ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 5 करोड़ 88 लाख लोगों को कोविड के दोनों टीके लग चुके हैं। ये कुल आबादी का 4.3% है, जबकि ओडिशा की कुल जनसंख्या के 4.5% लोगों को भी दोनों टीके लग चुके हैं। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 19 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित करने की सिफारिश की है। सत्र के दौरान 20 कार्य दिवस होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले सभी विधायकों से अनिवार्य रूप से कोविड टीका लगाने का अनुरोध किया है। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों को पत्र लिखा है। विधायकों को लिखे अपने पत्र में छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा है कि पिछले सत्रों की तरह ही मानसून सत्र के लिए भी विधानसभा परिसर में कोरोना महामारी से बचाव संबंधी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। डॉक्टर महंत ने कहा कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कोरोना बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने के साथ ही टीकाकरण भी बहुत जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष ने जिन विधायकों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज लग गया है उनसे दूसरा डोज लगवाने और जिन विधायकों को अभी तक कोविड टीका नहीं लगा है उनसे मानसून सत्र के पहले प्रथम डोज लगवाने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस वर्चुअल बैठक में देश में कोविड की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा होने की भी आशा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्र सरकार ने कहा देश में एक दिन में कोविड संक्रमितों की सबसे अधिक संख्या दर्ज होने के बाद अब दैनिक संख्या में 91% तक की कमी आई। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.9% हुई। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लॉकडाउन प्रतिबंधों में सावधानीपूर्वक राहत देने को कहा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य में कोरोना संक्रमण दर 11% से अधिक होने पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जुलाई से नवंबर तक 5 महीने के लिए बढ़ाया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा विश्व में गरीबी, भूखमरी और बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में कोरोना से असर पड़ा। इटली में G20 देशों के विदेश और विकास मंत्रियों को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2020 विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमारात और ओमान में 17 अक्टूबर से कराने का फैसला किया।
यूरो कप फुटबॉल में इंग्लैंड ने जर्मनी को और यूक्रेन ने स्वीडन को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में रोजर फेडरर, एंडी मर्रे और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव दूसरे दौर में पहुंचे। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना इस वर्ष जुलाई से नवंबर तक 5 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। इस कार्यक्रम के चौथे चरण के अंतर्गत जुलाई से नवंबर महीने के लिए 198.78 लाख मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया गया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा ने अनाज उठाने का काम शुरू कर दिया है। कल तक इन राज्यों से 1.06 लाख मीट्रिक टन अनाज उठाया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 77.42 लाख मीट्रिक टन अनाज की निःशुल्क आपूर्ति की थी। केंद्र ने चावल मिल मालिकों को जागरूक और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पोषक तत्वों से भरपूर धान की किस्म का उत्पादन 15,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 3.5 लाख मीट्रिक टन करने का काम तेज कर दिया है। लोगों में खून की कमी और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पोषक तत्वों वाले धान का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 3 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत धान को पोषक तत्वों से भरपूर बनाने और उसके वितरण की केंद्र प्रायोजित पायलट योजना को 2019-20 में मंजूरी दी थी। इस योजना के लिए 174 करोड़ 64 लाख रुपए का बजट रखा गया था। फिलहाल इसे 6 राज्यों में लागू किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ने पायलट योजना के तहत ऐसे धान की किस्म का वितरण शुरू कर दिया है। केरल और ओडिशा में भी जल्द ही इसके शुरू होने की संभावना है। पायलट योजना के तहत इस साल मई तक लगभग 1,73,000 मीट्रिक टन ऐसा धान वितरित किया जा चुका है। आहार में विटामिन और खनिज सामग्री जैसे पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा रक्त अल्पता और कुपोषण जैसी समस्या से निपटने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर धान की किस्म तैयार किया जाना एक प्रभावी रणनीति है। दुनिया के कई क्षेत्रों में इसके अच्छे परिणाम दिखाई दिए हैं। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल इटली के मोटेरा में G20 देशों के विदेश और विकास मंत्रियों की बैठक में समकालीन चुनौतियों पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कोविड का विश्व में गरीबी, भूखमरी और बीमारियों से निपटने में काफी असर पड़ा है। इससे वैश्विक विकास एजेंडा पीछे चला गया है और कई क्षेत्रों में संवेदनशीलता बढ़ गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत आज सभी प्रकार की गतिविधियों में अग्रिम पंक्ति में है और 80 करोड़ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। विदेश मंत्री ने बैठक से हटकर 12 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ विचार विमर्श भी किया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ उन्होंने बैठक की और हिंद प्रशांत तथा अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने G20 सत्र में अफ्रीका के बारे में भी बातचीत की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि कुछ देश अपने राजनीतिक और सुरक्षा हितों को साधने तथा आतंकवादी गतिविधियां चलाने के लिए साइबर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके चलते साइबर हमलों और गलत सूचनाएं फैलने के खतरे बढ़ रहे हैं। विदेश सचिव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के विषय पर आयोजित एक खुली चर्चा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंकवादी साइबर स्पेस का इस्तेमाल दुनिया में हिंसा और अपनी कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने के लिए कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर बाल यौन शोषण और बाल अश्लील सामग्री की उपलब्धता का हवाला देते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर ट्विटर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध इकाई ने भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बाल संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम और आईटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ये मामला दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू की गई है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने भारतीय शेयर बाजार के मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए नई व्यवस्था शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस व्यवस्था में निवेशकों का ऐसा वर्ग होगा जिन्हें निवेश के बारे में पूर्ण जानकारी होगी। मान्यता प्राप्त निवेशक की परिभाषा में व्यक्तिगत निवेशक, हिंदू अविभाजित परिवार, पारिवारिक ट्रस्ट, एकल स्वामित्व तथा साझेदारी वाली कंपनी और सेबी द्वारा निर्धारित वित्तीय पैमानों और सूचनाओं पर आधारित कॉरपोरेट क्षेत्र के ट्रस्ट और कंपनियां शामिल हैं।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि 2020 विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमारात और ओमान में किया जाएगा। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर को होगी और फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। पहले ये टूर्नामेंट भारत में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण इसे स्थानांतरित किया गया है। हालांकि टूर्नामेंट की मेजबानी बीसीसीआई के पास ही रहेगी। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच दूसरा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आज टॉन्टन में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। मेजबान टीम ने ब्रिस्टल में पहला मैच 8 विकेट से जीता था। विंबलडन में पुरुषों के सिंगल्स में 8 बार के चैंपियन स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। फ्रांस के आंद्रिया मैनारिनो चोट के कारण बीच में ही मुकाबले से हट गए। ब्रिटेन के एंडी मरे और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव भी अगले राउंड में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में अमेरिका की सेरेना विलियम्स अपने पहले ही मैच में चोट के कारण बीच मुकाबले से हट गई। उनकी बहन वीनस विलियम्स अगले दौर में पहुंच गई हैं। यूक्रेन यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गया है। प्री क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन ने स्वीडन को 2-1 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इंग्लैंड ने कल लंदन में जर्मनी को 2-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल शनिवार को रोम में खेला जाएगा। इससे पहले स्विट्जरलैंड ने उलटफेर में विश्व चैंपियन फ्रांस को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला 3 बार के यूरो चैंपियन स्पेन से होगा। शनिवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला इटली से और चेक गणराज्य का डेनमार्क से होगा। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में अब 24 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करते हैं भारत के 3000 मीटर स्टीपल चेज के एथलीट अविनाश साबले के बारे में। अविनाश का जन्म 13 सितंबर 1997 को महाराष्ट्र के बीड जिले के मांडवा गांव में हुआ। उनके गांव में यातायात सुविधाओं का अभाव था, इसलिए अविनाश बचपन में घर से स्कूल के बीच 6 किलोमीटर की दूरी भागकर या तेज चलकर पूरी किया करते थे। उन्होंने वर्ष 2015 में पहली बार सेना की क्रॉस कंट्री दौड़ में भाग लिया। बाद में साथियों के कहने पर उन्होंने स्टीपल चेज को अपना लिया। अविनाश ने दोहा में वर्ष 2019 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8 मिनट 30.19 सेकंड का समय निकालकर अपनी पहली ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। 2019 में ही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले वे पहले भारतीय बने। फाइनल में अविनाश ने 8 मिनट 21.37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। इस वर्ष मार्च में अविनाश ने पटियाला में 24वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 8 मिनट 20.20 सेकंड का समय निकालकर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। अविनाश इस समय विश्व रैंकिंग में 16वें नंबर के खिलाड़ी हैं। वो इस बार ओलंपिक्स में यादगार प्रदर्शन कर अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। आकाशवाणी समाचार, हिमांशु कांडपाल। आकाशवाणी के जाने माने सेवानिवृत्त समाचार वाचक उपेंद्र कुमार पहाड़ सिंह का कल निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उपेंद्र कुमार के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुमार ने समाचार वाचन में नवीनता का संचार किया। केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र षडंगी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से लंबे समय तक ओडिशा के लोगों की सेवा की। उपेंद्र कुमार उड़िया भाषी श्रोताओं के बीच अपनी दमदार आवाज के कारण बहुत लोकप्रिय थे। पुणे और बेंगलुरु शहर में आकाशवाणी के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी समाचार सबसे अधिक सुना जाता है। देश के शीर्ष शहरों की नवीनतम रैंकिंग में पुणे पहले और बेंगलुरु दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। इन दोनों शहरों में न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो की लाइव स्ट्रीमिंग सबसे अधिक लोकप्रिय है। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने 15 अगस्त 2022 तक 44,082 परिवारों को नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। श्री माथुर ने कल युवा नीति, शिक्षा और जल जीवन मिशन विषय पर आयोजित लद्दाख कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लद्दाख उन 4 राज्यों में शामिल है जिन्होंने अगले वर्ष अगस्त तक जल जीवन मिशन के लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने लेह और कारगिल जिलों में जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी। एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने मिशन प्रगति की समीक्षा की, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय के सचिव भरत लाल ने भी वस्तुतः भाग लिया। श्री माथुर ने कहा कि JJM भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर को सुरक्षित और मानक पेयजल उपलब्ध करने के लिए इरादे से अधिक नमनशील बनाया गया है। उन्होंने जिला स्तर के कार्यकारी अधिकारियों को सूक्ष्म स्तर पर दैनिक आधार पर प्रगति की निगरानी करने का काम सौंपा। जल शक्ति सचिव भरत लाल ने कहा कि मिशन की घोषणा के 2 वर्षों में देश में नल कनेक्शन की संख्या 17 से बढ़कर 40% हो गई है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से सभी हाउस होल्ड को कार्यात्मक नलों से जोड़ने के लिए धन का उपयोग करने के लिए अपील की। यूटी सचिव अजित साहू ने जल जीवन मिशन की प्रगति, चिंताओं और रोड मैप पर प्रस्तुति दी। DPR की तैयारी और कार्यों में आवंटन में देरी को खत्म करने के लिए पंचायतों, पहाड़ी विकास परिषद, सामग्री की केंद्रीय खरीद और परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए कौशल विकास पर कॉन्क्लेव में चर्चा की। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जब कोई व्यक्ति अच्छी भावना के साथ कठिन परिस्थितियों में काम करता है तो परिस्थितियां आसान हो जाती हैं। किसी भी मनुष्य का अदम्य साहस उसे विपरीत माहौल के बावजूद ऊपर लेकर जाता है। ऐसे ही एक साहसी कोरोना योद्धा हैं अरविंद देशमुख। GM फाउंडेशन के संयोजक अरविंद देशमुख ने महामारी के दौरान मरीजों के लिए 24 घंटे काम करना शुरू किया। श्री देशमुख ने बताया कि इस केंद्र में अब तक किसी भी मरीज की कोविड से मृत्यु नहीं हुई है। कोविड के वैश्विक महामारी में कोविड मरीजों की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। पूरे वर्षकाल में जो कोविड के मरीज थे उनके लिए हमने एक GM फाउंडेशन कोविड केयर सेंटर शुरू किया। उसमें 1420 मरीजों को पूरी तरह से ठीक करके जलगांव जिले के PSC-RH जो गवर्नमेंट के सेंटर थे वहाँ पे हमने PPE किट, 8000 सैनिटाइजर हर जगह पे देके वो सब सुकुशल उनके परिवार में वापस जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और निखिल, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, सुरक्षा के लिए उभरते खतरे और चुनौतियों पर विचार के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर किए गए गहन चिंतन मनन को अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, नए सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नई नीति जल्द। जनसत्ता ने लिखा है, जम्मू में ड्रोन हमले की जांच NIA के जिम्मे। राष्ट्रीय सहारा की बड़ी सुर्खी है, आतंक के इस नए हथियार पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र को किया आगाह। शीर्ष न्यायालय के एक देश एक राशन कार्ड योजना 31 जुलाई तक लागू करने के निर्देश को सभी अखबारों ने महत्व दिया है। अमर उजाला की सुर्खी है, जीने के अधिकार में भोजन भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देना सभी सरकारों की जवाबदेही। हिन्दुस्तान की बड़ी सुर्खी है, देश में मॉडर्ना समेत 4 टीके मिलेंगे। अखबार ने लिखा है कि वायरस के नए रूपों पर भी असरदार। राजस्थान पत्रिका ने कोरोना का चौथा कवच शीर्षक से लिखा है, सबसे कारगर कही जाने वाली मॉडर्ना के टीके को मंजूरी। संसद का वर्षाकालीन सत्र 19 जुलाई से शुरू होने को भी सभी अखबारों ने महत्व दिया है। सोशल मीडिया मंचों पर सरकार के चौतरफा शिकंजे पर जनसत्ता लिखता है, संसद की स्थायी समिति ने फेसबुक और गूगल को तलब किया, कहा नए IT कानूनों को मानना ही होगा। हरिभूमि की पहली सुर्खी है, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक इंदौर में बना। दुनिया का यही 5वें सबसे बड़ा ट्रैक है। 11 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक को 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, देश में एक दिन में कोविड संक्रमितों की सबसे अधिक संख्या दर्ज होने के बाद अब दैनिक संख्या में 91% तक की कमी आई। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.9% हुई। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लॉकडाउन प्रतिबंधों में सावधानीपूर्वक राहत देने को कहा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य में कोरोना संक्रमण दर 11% से अधिक होने पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जुलाई से नवंबर तक 5 महीने के लिए बढ़ाया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा, विश्व में गरीबी, भुखमरी और बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में कोरोना से असर पड़ा। इटली में G20 देशों के विदेश और विकास मंत्रियों को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2020 विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में 17 अक्टूबर से कराने का फैसला किया। और यूरो कप फुटबॉल में इंग्लैंड ने जर्मनी को
और यूक्रेन ने स्वीडन को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।